सोशियोलॉजिकल पैराडाइम क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सोसाइटी के एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। रेसिप्रोकल अवेयरनेस की चर्चा मैंने कर दिया था। आज हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स आप जो कहें वो है डिफरेंसेज। यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंसेज। Sense of likeness is not always sufficient. It alone is not adequate for social organizations. This does not exclude diversity or variation. देखिए, likeness not sufficient. It alone is not adequate for social organization. डिफरेंसेस का मतलब यहाँ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में केवल लाइकनेस ही होगा, समानता ही होगी, वह सफिशिएंट नहीं है। किसी भी सोसाइटी में लाइकनेस और डिफरेंसेस दोनों का होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो समाज का समुचित ढंग से विकास नहीं होगा। जैसे कि आप लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, केंद्रीय सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, वह सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि विपक्ष में मजबूत विपक्ष का नहीं होगा। सफल सरकार होने के लिए मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। इसलिए सोसाइटी जो एक अच्छे समाज का उदाहरण बनेगा उसके लिए लाइकनेस और डिफरेंसेस दोनों का होना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि सेंस ऑफ लाइकनेस इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट, इट अलोन इज नॉट एडिक्वेट फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन. This does not exclude diversity or variation. The social structure of humanity is based on family, which rests upon the biological differences between the sexes, man and women. अब सोशल स्ट्रक्चर को ही लें आप, तो यहाँ भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, पुरुष है, स्त्री है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें हम तो उसमें भी differences है। The economic structure of society is based on division of labor in which the profession and economic activities of people are different or dissimilar. आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चले अगर तो वहाँ भी डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम विभाजन। डिवीजन ऑफ लेबर का हिंदी होता है श्रम विभाजन। कोई एक व्यक्ति सारा काम नहीं करता है, काम का वितरण होता है, श्रम का वितरण है। जैसे आप किसी फैक्ट्री का उदाहरण लें तो लेबर है, कुशल कारीगर है, फिर ट्रेंड पर्सनल है, स्किल्ड वर्कर है, सबों का काम अलग अलग बटा हुआ है। वहाँ भी डिवीजन ऑफ लेबर है, तो वहाँ भी डिफरेंसेस है। प्रोफेशन में डिफरेंसेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी डिफरेंसेस है। इसलिए समाज में डिफरेंसेस का होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आप केवल लाइकनेस के आधार पर आप नहीं चल सकते हैं कि समाज में केवल समानता ही समानताएं रहेंगी। इसको आप ऐसे समझें कि समाज के लिए समानता और भिन्नता दोनों की सत्ता होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध द्वारा समाज का निर्माण होता है उनमें सादृश्य और भिन्नता दोनों का रहना आवश्यक है। इस तथ्य को परिवार के उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे मनुष्य के सामाजिक जीवन का प्रारंभ परिवार द्वारा ही हुआ था। जो स्त्री और पुरुष परस्पर मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, वे एक दूसरे के समान भी होते हैं और साथ ही एक दूसरे से भिन्न भी। मनुष्य के रूप में वे एक दूसरे के साथ सादृश्य रखते हैं और सेक्स के आधार पर या सेक्स के कारण भिन्नता होती है। इस प्रकार केवल समानता पर आधारित समाज क्या होता है, मैकेनिकल हो जाएगा। केवल समानता, सिमिलैरिटी बेस्ड सोसाइटी एक मैकेनिकल हो जाएगा। व्यक्तियों के संबंध अत्यधिक सीमित हो जाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स आर लिमिटेड और एक दूसरे के लिए कोई योगदान नहीं कर पाएंगे। समाज में को कहा गया है कि सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप।
उस सोशल रिलेशनशिप में केवल लाइकनेस होगा, डिफरेंसेस नहीं होगा, तो वहाँ पर आपस में एक जो संबंध है, करीबी का संबंध, वो समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल मैकेनिकल हो जाएगा। जबकि समाज में ऑर्गेनिक रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी में हाथ का फंक्शन कुछ और है, आँख का अलग है, पैर का अलग है, नाक का अलग है, मुंह का अलग है, तो सबों जितने भी अंग हैं शरीर में, सब मिलकर के पूरा शरीर बनता है। कोई अगर किसी अंग को हम अलग कर दें शरीर से, तब उस अंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी जब तक नहीं होगी तो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि एक होता है मैकेनिकल सॉलिडरिटी, एक होता है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, जिसकी चर्चा एमिल दुर्खिम ने किया है। जब हम सोशल थिंकर्स की बात करेंगे तब वहाँ पर हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो थर्ड जो एलिमेंट है सोसाइटी का, या उसको आप फीचर्स कहें, वो क्या है? डिफरेंसेस। सोसाइटी में लाइकनेस है तो डिफरेंसेस का भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। कैसे डिफरेंस है? इंटरेस्ट के आधार पर है, कैपेसिटीज़ है। सब सोसाइटी में सभी मेंबर्स का कैपेसिटी अलग अलग है, सबों की कुशलता अलग अलग है, सबों की काम करने की क्षमता अलग अलग है, उनकी योग्यता अलग अलग है, सबकी टेंडेंसीज मनोवृत्ति अलग अलग है। जैसे समाज में सभी कोई डॉक्टर नहीं हो जाएगा, सभी कोई चपरासी नहीं हो जाएगा, सभी कोई इंजीनियर नहीं हो जाएगा, तो सबके प्रोफेशन में डिफरेंसेस है, और ये डिफरेंसेस मिल करके एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कायम करती है सोसाइटी में। इस तरह आप इसे समझें। दिस डिफरेंसेस डू नॉट इम्प्लाई म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट। ये जो डिफरेंसेज है, इसका यह अर्थ नहीं है आपस में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यह डिफरेंसेस आदमी को एक जोड़ता है, एक सूत्र में पिरोता है कि सबों का कुछ न कुछ योगदान है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि समाज में विषमताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, तो कन्फ्लिक्ट ही होगा। इंस्टीड बाय इट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी फर्दर स्ट्रेंथन। ऐसा होने पर समाज और मजबूत होता है। ए 100% ऑर्गेनाइज सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि 100% ऑर्गेनाइज सोसाइटी पॉसिबल है। यह एक मिथक है, इट इज ए मिथ। सोसाइटी टू रन स्मूथली देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस। समाज को आराम से चलने के लिए, सहजतापूर्वक सामाजिक व्यवस्था चले, कायम रहे, इसके लिए डिफरेंसेस का होना भी आवश्यक है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंसेस के बाद जो एलिमेंट है उसको देखें हम। डिफरेंसेस सबऑर्डिनेट टू लाइकनेस। अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट्स को बारीकी से आप देखें। सोसाइटी मीन्स लाइकनेस बट द कॉन्ट्रारी ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कह रहा है सोसाइटी का मतलब है लाइकनेस, बट द कॉन्ट्रारी, ठीक इसके विपरीत, ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये बिल्कुल सही नहीं है। डिफरेंसेस इज नेसेसरी टू सोसाइटी बट इट बाय इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट सोसाइटी। डिफरेंसेस इज नेसेसरी टू सोसाइटी। समाज के लिए डिफरेंसेस का होना भी आवश्यक है, बट इट बाय इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट सोसाइटी। इसका यह मतलब नहीं है इसके बिना सोसाइटी का निर्माण नहीं हो सकता। तो सोसाइटी के निर्माण के लिए लाइकनेस और डिफरेंसेस दोनों क्या है? सबऑर्डिनेट है, एक दूसरे के पूरक हैं। सो डिफरेंसेस इज सबऑर्डिनेट टू लाइकनेस। मैकआवर ने स्पष्ट कहा है। इस कोटेशन को आप जब नोट्स लिखेंगे तो इसे बिल्कुल ही कोट करेंगे। प्राइमरी लाइकनेस and secondary differences create the greatest of all social institutions, the division of labor. There were evolved conflicting management mechanisms to resolve the differences, yet despite it there was subordinate to the good of the totality. ये समझ गए आप कि डिफरेंसेस और लाइकनेस दोनों एक दूसरे के सबऑर्डिनेट हैं। मैकआवर ने क्लियर कट कहा है, प्राइमरी लाइकनेस एंड सेकेंडरी डिफरेंसेस क्रिएट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस, द डिवीजन ऑफ लेबर। एक डिवीजन ऑफ लेबर का एग्जांपल देकर बताया कि फर्स्ट
लाइकनेस एंड सेकेंडरी डिफरेंसेस दोनों जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरी है और सोशल इंस्टीट्यूशंस को बड़ा बनाता है, महान बनाता है। अब नेक्स्ट फीचर्स को हम देखें, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का हिंदी होता है निर्भरता। आपके एनसीईआरटी बुक्स में सोसाइटी की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, न तो बहुत डिटेल्स में डेफिनेशन की चर्चा उसने किया है एनसीईआरटी में, न तो एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसलिए मैं इसे अलग से बता रहा हूँ ताकि जो इंटर में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आवश्यक है, जो बीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आवश्यक है, जो सिविल सर्विसेज देंगे वहाँ भी ये आवश्यक होगा। जब भी सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की बात करेंगे तो इस चैप्टर को बारीकी से पढ़ना आवश्यक है। चलें, तो नेक्स्ट फीचर्स जो है वो है इंटरडिपेंडेंस। सोसाइटी इम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस, इट इज़ अनदर एसेंशियल एलिमेंट टू कंस्टिट्यूट सोसाइटी। ये इंटरडिपेंडेंस का मतलब है पारस्परिक निर्भरता। यह पारस्परिक निर्भरता और इंटरडिपेंडेंस जो है ये आवश्यक है, एसेंशियल एलिमेंट है, किसके लिए? समाज का निर्माण करने के लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर इन आइसोलेशन। यह कदापि संभव नहीं है कि मनुष्य अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं को, अपनी प्रत्येक इच्छाओं को पूरा कर ले। ये कभी संभव है कि कोई, सपोज कर लें आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो कोई एक व्यक्ति पूरे संपूर्ण कॉलेज का संचालन कर लेगा, मैनेज कर लेगा, कॉलेज को या स्कूल को मैनेज कर लेगा, ये कदापि संभव नहीं है। जैसे घर में केवल पिता या माता पूरे घर का भार उठा लेंगी, यह कदापि संभव नहीं है। जिस तरह से माता पिता मिल करके एक परिवार का संचालन करते हैं, परिवार को चलाते हैं, उसी तरह कॉलेज में, स्कूल में टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब मिल करके कॉलेज को चलाते हैं। कोई यह नहीं कर सकता है केवल प्रिंसिपल ही कॉलेज चला रहे हैं। इसलिए जितने भी मेंबर हैं कॉलेज के या फैमिली के, सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हैं, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। ही कैन नॉट लिव एलोन, कोई अकेला नहीं है। ही नीड्स द हेल्प ऑफ अदर्स फॉर द सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए सबों को एक दूसरे की मदद की जरूरत है, सबों को एक दूसरे की मदद करनी है। सोसाइटी फुलफिल्स ऑल द नीड्स ऑफ पीपल्स, समाज क्या करता है? फुलफिल्स ऑल द नीड्स ऑफ पीपल, मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली रेस्ट ऑन द बायोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्सेस, नन ऑफ द टू सेक्सेस is complete by itself and therefore each seeks fulfillment by the aid of the other. This fact of interdependence is very much visible in the present day society. ये आप देख रहे हैं अभी, today not only countries but also continents depend upon one another, likewise communities, social groups and nations are also interdependent. कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस का फीचर्स है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे फैमिली में सभी मेंबर एक दूसरे पर निर्भर हैं। देश की बात करें तो सब विश्व में जितने भी देश हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई अमेरिका ही आज क्यों न हो, वह यह नहीं कह सकता है कि मुझे भारत की आवश्यकता नहीं है। चाइना ये नहीं कह सकता है कि मुझे भारत की ज़रूरत नहीं है। सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए विश्व पटल पर ग्लोबलाइजेशन की जो बात अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। क्यों? क्योंकि सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। कहीं खाद्यान्न के मामले में किसी देश में कुछ खाद्यान्न बहुत ज़्यादा उपजता है तो भारत वहाँ से आयात करता है, अमेरिका भी भारत से आयात करता है। मेडिसिन का क्षेत्र हो, आर्म्स का क्षेत्र हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, टेक्सटाइल फील्ड में हो, कहीं भी हो, सभी देश परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब देश एक दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसे मैं थोड़ा हिंदी में ही बता देता हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको नोट्स लिखने में आसानी होगी। मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे
तो मैंने शुरू में कहा था कि जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कैसे लिखेंगे। पारस्परिक निर्भरता पॉइंट्स है, इंटरडिपेंडेंस का हिंदी है, इसको आप कैसे लिखेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं, समानता के अतिरिक्त पारस्परिक निर्भरता भी समाज निर्माण की प्रमुख विशेषता या तत्व है। परिवार जो पहला समाज है जिससे हम सभी संबंधित हैं, स्त्री पुरुष की अन्योन्याश्रयता पर आधारित है। दोनों में से कोई भी स्वयं पूर्ण नहीं है, इसलिए वे अपनी पूर्णता के लिए एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं। आधुनिक संसार में पारस्परिक निर्भरता का तत्व भली भांति दिखाई पड़ता है। न केवल देश अपितु महाद्वीप भी एक दूसरे पर निर्भर है। आज संसार इतना सिकुड़ गया है कि यदि किसी छोर पर संसार अवरुद्ध हो जाए तो उसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैकाइवर का कहना है कि मनुष्य का इतिहास एक दृष्टि से एक संगठन के विकास का इतिहास है, जो प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न कार्य निर्धारित करता है और उनको परस्पर निर्भर बनाता है, ताकि वह आत्मनिर्भरता के त्याग द्वारा उसके बदले जीवन की पूर्णता को हजारों गुना अधिक मात्रा में प्राप्त कर सके। ये आप कोट करते हुए यहाँ पर इस पॉइंट को आप क्लोज कर दें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में लिखा जाएगा राइट वन एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। वन एलिमेंट में इंटरडिपेंडेंस लिखा, राइट शॉर्ट नोट्स नंबर 1 इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी, एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। इस पर क्या लिखना है, इतनी बात आप लिखेंगे ये काफ़ी है, अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे और सफिशिएंट है इसके लिए। आप नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी देखिए दूसरा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अभी कोरोना का काल है, वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक देश खुद अकेले कर रहा है, बल्कि विभिन्न देशों मिलकर कर रहे हैं। भारत का भी टाई अप है, लंदन से है, अमेरिका भी टाई अप कर रही है। इसलिए कई देश मिल करके इस वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं। इट मीन्स कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते कोई आदमी या कोई समाज या कोई देश खुद आत्मनिर्भर है। अब हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, कॉपरेशन। कॉपरेशन का हिंदी है सहयोग। अब सहयोग कैसे है समाज में? कॉपरेशन इज ऑल्सो अनदर एसेंशियल एलिमेंट टू कंस्टिट्यूट सोसाइटी। सोसाइटी का निर्माण करने के लिए कॉपरेशन एक आवश्यक तत्व है। विदाउट कॉपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट। यदि समाज में सहयोग नहीं होगा तो किसी भी समाज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी डू नॉट वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन पर्पस, यदि समाज के सदस्य एक साथ सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट लीड ए हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ। वे स्वच्छ जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। स्वच्छ जीवन, आरामदेह जीवन वह व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उनका जीवन सुखद नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा। वाजिब है, आप भी महसूस कर रहे हैं, घर में है सभी भाई बहनों के बीच में प्रेम अगर नहीं होगा तो घर का वातावरण अशांत हो जाएगा। घर में देखते होंगे जिस दिन माता पिता का मिजाज ठीक नहीं है, माता पिता में किसी बात को लेकर झंझट हो गई है, अनबन हो गई है, तो पूरे घर का माहौल तनावग्रस्त हो जाता है। तो आप बच्चे भी दुखी हो जाते हैं जब देखते हैं माता पिता भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, सभी कोई खुश हैं, तो पूरे घर का माहौल अच्छा है, कंफर्टेबल है और प्लेजेंट है माहौल। तो इसलिए कॉपरेशन का होना आवश्यक है। कॉपरेशन अवॉइड्स म्यूचुअल डिस्ट्रक्टिवनेस। आपस में जो डिस्ट्रक्टिवनेस है उसको कॉपरेशन क्या करती है? खत्म करती है, अवॉइड करती है। एंड रिजल्ट इन इकोनॉमी, और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम इकोनॉमिक रूप में देखने को मिलता है। जिस घर में सभी मेंबर अर्निंग मेंबर हैं और सभी लोग अपनी आमदनी को स्पष्ट रखते हैं परिवार के बीच में, तो वहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है। सपोज कर लीजिए आपके परिवार में 4 मेंबर हैं, चारों आदमी कमा रहे हैं, फैमिली आपकी ज्वाइंट है, चारों मेंबर अपने इनकम को ओपन रखते हैं, तो घर का एक कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है। चारों मेंबर यदि अपनी आमदनी को स्पष्ट नहीं करते हैं तो कोई भी
कंस्ट्रक्टिव वर्क करने में काफ़ी परेशानी होती है। इस मामले में इन द वर्ड्स पी जिसबर्ड का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने लिखा है, कॉपरेशन इज द मोस्ट एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच सोसाइटी इज इम्पॉसिबल। कॉपरेशन क्या है? कॉपरेशन द मोस्ट एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन का प्राइमरी एलिमेंट्री प्रोसेस है कॉपरेशन, विदाउट विच सोसाइटी इज इम्पॉसिबल। इसके बिना, कॉपरेशन के बिना समाज की संकल्पना, समाज की कल्पना करना ही बेकार है, निरर्थक है। इसी संदर्भ में कहा गया है, मैकआवर एंड पेज का एक कोटेशन है कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पर। नेक्स्ट जो फीचर्स मैं पढ़ाऊंगा वह है कॉन्फ्लिक्ट। इस दोनों को मिला करके मैकआवर एंड पेज ने लिखा है, सोसाइटी इज ए कॉपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। ये कोटेशन एग्जाम में आता है कि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं जिनका 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, उसमें ये लिखा रहेगा, हु सेज सोसाइटी इज ए कॉपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। तो मैकआवर एंड पेज सेज, ये सही आंसर होगा। ये कोटेशन भी आ सकता है पी जिसबर्ड की, कॉपरेशन इज द मोस्ट एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच सोसाइटी इज इम्पॉसिबल। इसे भी आप नोट कर लेंगे तो कॉपरेशन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर। अब कॉन्फ्लिक्ट को समझना आवश्यक है। आप ये देखें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट इज एन एवर प्रेजेंट फिनोमेना। कॉन्फ्लिक्ट इज एवर प्रेजेंट फिनोमेना प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी। जैसे इंटरडिपेंडेंस है सोसाइटी में, लाइकनेस और डिफरेंसेस है, उसी तरह से कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों है सोसाइटी में। इसलिए मैकआवर ने कहा है कि सोसाइटी इज ए कॉपरेशन क्रॉस बाय कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ भी ये प्रेजेंट फिनोमेना है। किसी भी मानव समाज में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का होना अवश्यंभावी है। नॉट ओनली कॉपरेशन बट ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ ये भी समझें, वैचारिक भिन्नता भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब नहीं है कि पूरा मारपीट कर लें आपस में, किसी का हाथ पैर तोड़ दें। वैचारिक समानता और वैचारिक विषमता, समाज में जब कोई विचार उत्पन्न होता है, कोई आइडिया का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर सभी लोग उस आइडिया से सहमत ही हों, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। उस आइडिया के बारे में मतभिन्नता हो सकती है। जब हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है आइडियाज़ का फॉर्मेशन होता है। तो कोई किसी भी आइडिया का फॉर्मेशन से पहले समाज में थेसिस की बात आती है, उसके अगेंस्ट जा कर के उस थेसिस का एंटीथेसिस बनता है। देन आफ्टर दैट एक सिंथेसिस का कंक्लूजन में एक सिंथेसिस का निर्माण होता है, और वो सिंथेसिस एक आइडिया का फॉर्मेशन होता है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी उस आइडिया पर काम करती है, आगे बढ़ती है। इसलिए यह कहना कि कॉन्फ्लिक्ट समाज के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है, ऐसी बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि कॉपरेशन का होना आवश्यक है। तो जब तक सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये आइडिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, थेसिस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तब तक सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, सोसाइटी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो दे मस्ट को एग्जिस्ट इन हेल्दी सोसाइटी। इसलिए कहा गया है कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए कॉन्फ्लिक्ट का भी होना आवश्यक है। कॉन्फ्लिक्ट इज ए प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल। कॉन्फ्लिक्ट इज ए प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल। जब हम क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे आगे कार्ल मार्क्स की, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ आप इतना ही समझें, सोसाइटी के एलिमेंट के रूप में कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। So conflict is a process of struggle through which all things have come into existence. इसी संदर्भ में जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि दैट ए कॉन्फ्लिक्ट फ्री हार्मोनियस सोसाइटी इज प्रैक्टिकली एन इम्पॉसिबिलिटी। सिमेल ने स्पष्ट कर दिया है कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री हार्मोनियस सोसाइटी इज प्रैक्टिकली एन इम्पॉसिबिलिटी। ये कदापि संभव नहीं है कि कोई भी सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट फ्री होगा, या सब सोसाइटी में बिल्कुल ही समानता होगी, बिल्कुल ही सभी सदस्यों में सहयोग की ही बात होगी। सो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट।
इस फैक्ट से आप इनकार नहीं कर सकते हैं दैट सोसाइटी रिक्वायर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन एंड ग्रोथ बोथ हार्मोनी एंड डिसहार्मोनी। सोसाइटी के ग्रोथ में, फॉर्मेशन में दोनों हार्मोनी एंड डिसहार्मोनी का होना आवश्यक है, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का होना आवश्यक है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है मैकआवर राइटली स्टेट्स दैट कॉपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट मार्क सोसाइटी वेयर एवर इट इज़ रिवील्ड। तो अब आप फिर से समझ लें इसको, जो हिंदी मीडियम में है, एक पैराग्राफ में मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हिंदी में, आप इसे समझें और नोट करना चाहें अपने नोट्स में तो आप कर सकते हैं। मैं एक पहले ही मैंने कहा है कि मैंने अपने इस चैनल का नाम रखा है सोशियोलॉजिकल पैराडाइम, मीन्स पैटर्न। समाजशास्त्र को किस पैटर्न में आप पढ़ेंगे, किस पैटर्न में इसके आंसर्स को लिखेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको और अच्छी अच्छी बात बताई जाएगी, एक तरीका बताया जाएगा। अब हम फिर से कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट को समाहित करते हुए मैं बता रहा हूँ कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति एवं समूह मिलजुल कर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं तो उसे सहयोग कहा जाता है। इसके माध्यम से ही समाज की व्यवस्था चलती है। जब व्यक्ति या समूह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं तो उसे संघर्ष कहा जाता है। समाज की व्यवस्था और परिवर्तन का मूल आधार सहयोग एवं संघर्ष दोनों है। इस तरह से हम जो मेन एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर शुरू करेंगे कंसेप्ट वह होगा सोशियोलॉजी में सोशल ग्रुप्स को समझना आवश्यक है। सोशल ग्रुप्स इज ऑल्सो ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप इस क्लास को फिर से सुने, पहले क्लास को और इस क्लास को जोड़ते हुए सुने। उसके पश्चात आप नोट्स तैयार करें। इस संदर्भ में आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो कि इस प्रश्न को आप कैसे लिखेंगे, तो एक टास्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, एक्सप्लेन सोसाइटी इज ए कॉपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा कोटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है सिविल सर्विसेज में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आता है। तो आप इस पर लिखें और लिखकर मुझे बताएं इसमें क्या कमी है। कोशिश करें इस पर 150 to 200 वर्ड्स में लिखें इसे। फिर आप व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी पर भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज़ सोसाइटी पर भी आप लिख सकते हैं। इसको लिखने का अभ्यास करें। लिखना बहुत ही आवश्यक है। एक बार लिखने से काम नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, आप निरंतर 2-3 बार लिखें, खुद से पढ़ें, उसका मूल्यांकन करें। जहाँ कहीं भी आपको कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप बेहिचक मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो आज का क्लास मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ाऊँगा, आप भी पढ़कर रखेंगे। यदि कोई प्रश्न मन में उठ रहा हो तो आप मुझे बेहिचक लिख करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगेन आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू।